એટલે કે પછી થોડું વર્ષમાં કહું ટાઈમ બગાડી એના કરતા કોઈક બીજી બે વાતો છે ને હારી. इक्कीसवें अखिल भारतीय संस्कृत हेम समारोह के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर दशरथ भाई वेदिया सर ने शुरू किया ये समारोह जब हम भी आपकी तरह छात्र थे, उसी दौरान 97 में इसकी शुरुआत हुई। आज 21वां ये समारोह संपन्न होने की दिशा में गति कर रहा है। मैं आदरणीय मणिभाई प्रजापति, प्रोफेसर चौकसी साहब और राठवा साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आके इस समापन समारोह की शोभा में वृद्धि करें। લાવ પહેલી લઈ લો ખોટી સારું લાગે. આ ચારા પાડી દે બરાબર. प्रथम जो अगले आगे वाले सत्र का कुछ काम जो बाकी रह गया है प्रमाण पत्र प्रदान करने का, तो हम पहले ये काम को संपन्न करेंगे, इसके बाद समापन समारोह की बात करेंगे। मैं रोशनी प्रजापति से निवेदन करता हूं कि वो आके प्रोफेसर मणिभाई प्रजापति से अपना शोध पत्र प्रस्तुति का प्रमाण पत्र ग्रहण करें। समीर भाई के प्रजापति से निवेदन है कि वो चौकसी सर से अपना प्रमाण पत्र स्वीकृत करें। गणेश सर को निवेदन है कि वो प्रोफेसर डॉक्टर डी राठवा से इस समारोह का शोध पत्र वांचन का प्रमाण पत्र ग्रहण करें। मेरी इस सभागृह में जो शोध करने वाले विद्यार्थी है उनसे निवेदन भी है और एक सलाह भी है कि आपने देखा है कि शोध पत्र कैसे प्रस्तुत होते हैं। एक छात्र जो कल राजकोट से आया था, पीही की तरह था, जो पीएचडी कर रहा था, तो वो इसने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। आपका तो ये घर है, आप 3 दिन यहाँ बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, इस बार सुना भी है, कुछ संस्कार भी हुए हैं। तो अगले बार जब हेम समारोह हो तो इसमें आप भी अपनी प्रस्तुति करें। यहाँ पर कुछ त्रुटियां रह जाएगी तो कोई आपको डांटेगा नहीं, प्रेम से समझाएगा, समझे। आपको कोई प्रश्न नहीं किए जाएंगे, सिर्फ आप मंच पर आए, अपने मन में जो डर है उसी का निकाल हो, ऐसा उपक्रम इस समारोह में बने तो भी इस समारोह की सार्थकता में वृद्धि होगी। तो मेरा सभी जो नवोदित शोधकर्ता है उन्हीं से निवेदन है कि वो पूरा अभी 1 साल पड़ा है, अपने आप को इसके लिए तैयार करें। और यहाँ पर हम श्रोता बने ये तो बहुत बड़ी बात है, पर श्रोता के साथ साथ आप शोध पत्र वांचन में भी भाग ले, ऐसा हमारा सुझाव भी है और ये आपके हित की भी बात है। अब इस समारोह के अनुभव के बारे में और इस समारोह में
कुछ पहलुओं में हमारे साथ वो जुड़े भी हैं। कृणाल भाई कपासी, जो पीके कोटावाला कॉलेज में प्राकृत के अध्यापक है। पूरे गुजरात में प्राकृत के अध्यापक अब एक ही संख्या में है, इसमें कृणाल भाई है। तो मैं और वो अच्छे विद्वान भी हैं, प्राकृत के, जैन फिलोसॉफी के, जैन मुनियों को भी वो पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं, और विभाग में हमें जब जरूरत होती है तो वो काम भी हमें सहयोग भी करते हैं। तो कृणाल भाई से मेरा निवेदन है कि वो आके इस समारोह के अनुभव के बारे में हम सबसे अपने विचार रखें। उपस्थित मंच पर उपस्थित विद्वान गण को नमस्कार और आप सभी को प्रणाम। ये संस्कृत समारोह प्रतिवर्ष जो हो रहा है, तो इस साल भी अच्छी संख्या में विद्यार्थी गण है, तो उसको ही मैं इस समारोह की उपलब्धि मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से विद्यार्थियों को शोध पत्र वांचन का भी समय मिला, और विविध विद्वानों को, राधा वल्लभ जी त्रिपाठी और जे टी गणेशन सर जी, चौकसी सर जी, तो इन सब का विद्वानों का भी आपको परिचय हुआ। कैसे हम निबंध तैयार करें उसकी भी आपको प्रेरणा मिली। तो इस रूप से मैं यहाँ के जो व्यवस्थापक गण है उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ सर। और कुछ मेरी बात है सर कि संस्कृत साहित्य में जैन मुनियों का गुजरात में बहुत बड़ा योगदान है, तो उस पर बहुत काम करना बाकी भी है। कथा साहित्य ले लीजिए आप, व्याकरण साहित्य है, तो वो बहुत विशाल प्रमाण में है। तो वो मुनि ने भी पहले दिन कहा था कि भाई आप सबको हम उसके उसके ऊपर शोध करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, और जैन श्रेष्ठी भी उसके ऊपर शोध करने के लिए डोनेशन इत्यादि स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो जैन संस्थाएं भी जैन ग्रंथों पर काम हो, इसके लिए बहुत सहायता भी आपको दे रही है। विषय भी बहुत सारे हैं, तो आप उस पर शोध निबंध कर सकते हैं। उसमें एक बात है कि जैन साहित्य का जो अभ्यास है वो साहित्यिक दृष्टि से हो रहा है, पर उसमें दार्शनिक जो बात है, जो मैंने आज अगले पेपर में सेशन में बात की थी, कि ये कुछ दार्शनिक जो बात है उस पर ध्यान कम जाता है, तो साहित्य दृष्टि पर ही ज्यादा काम होता है। पर यहाँ पर हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जैनोलॉजी का एक विभाग है, और राठवा साहब भी उसके डायरेक्टर है, और उसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। तो अगर आपको जैन फिलोसॉफी के बारे में जानना है, तो आप उसमें, ये पीएचडी चालू है तो उसमें भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या एक दिशा मिलेगी कि भाई दार्शनिक साहित्य जैन दर्शन में कैसा है, तो वो आपको यदि मन में आ गया, और बाद में जैन की कोई भी ग्रंथ में आप शोध प्रबंध करना चाहे तो अवश्य कर सकते हैं। तो ये मेरा अनुरोध है कि आप भी, यहाँ पे जैनोलॉजी विभाग चल रहा है तो उसमें भी आप एडमिशन ले, और दूसरा किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मेरा भी संपर्क करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जैन साधु साध्वियों को अभ्यास करवाता हूँ हेमचंद्राचार्य ज्ञान मंदिर में। उसकी भी कोई भी जरूरत हो, कोई भी किसी भी प्रकार की जैन पुस्तक की भी आपको जरूरत है, ऐसा अनुवाद की जरूरत हो, तो हम आपको वो उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये सेमिनार रहा, इसलिए मैं जो व्यवस्थापक गण का है उसका पुनः मैं आभार करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं हम आभारी हैं कपासी सर के, जिन्होंने अपने विचार रखे। अब इस सभागृह में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस बच्चे को, जिस शोधार्थी को अपने विचार रखने हैं संक्षिप्त में 2 मिनट में, ऐसे 1 या 2
छात्र यहाँ पर शोध छात्र जो शोध कर रहे हैं वो आ सकते हैं। भुवल जी आप आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे शुभ अवसर प्रदान किया कि मंच पर आकर के अपने विचारों को मैं अभिव्यक्त कर सकूं। सर्वप्रथम मंच में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और समस्त समकक्ष बैठे हुए हमारे यहाँ सभी आचार्यगण एवं शोधार्थी एवं सभी छात्र, सबको मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा उत्तर भारत का ये पहली यात्रा थी कि मैं गुजरात श्री हेमचंद्राचार्य के उत्तर गुजरात में पाटन में आया इस विश्वविद्यालय में और अपना शोध प्रबंध लेकर के, जिसमें मैंने अपना विषय भी रखा जो मेरी गति थी जिस विषय में, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अल्प विषयामति और मैं गति, ये दो विषय मुझे बड़े रुचिकर लगे। गुरुजी ने जितने बताया सभी रुचिकर थे, लेकिन जो मैं अपनी गति समझता हूँ कि मेरी गति कितनी है, तो मैं अपने गति के अनुकूल जो विषय लेकर आया था मैंने उसको प्रेजेंट भी किया। और मुझे यहाँ अच्छा लगा कि जैसे महाकवि भवभूति अपने उत्तर रामचरितम में कहते हैं कि सताम सद्भि संगा कथमपि ही पुण्येन भवति। तो यहाँ आने के बाद मेरा कोई पुण्य है जिसकी वजह से मुझे यहाँ सज्जनों का साथ और बड़े बड़े विद्वानों का आशीर्वाद मिला। ये मेरा तहे दिल से यहाँ का लिए मैं आभारी हूँ इस आयोजक मंडल के, जिन्होंने मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। मैंने यहाँ आने के लिए खासकर दिलीप सर का मैं बहुत आभारी हूँ, जिनसे मैंने ईमेल के माध्यम से और कांटेक्ट करके मैंने परमिशन लिया, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की अनुमति दी। और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद। અને આવો જ છો તો તમે થોડું કોઈ ગાવું હોય તો ગાવ બી ખરા, સરસ ગાય બી છે તો થોડું વાતાવરણ હળવું બી રહે. સાહેબે ગાનની વાત કરી છે પણ ગાન પછી કરીશ, પણ અહીંયા હું આ સેમિનારનો જે અંદરની જે અનુભૂતિ છે એની થોડીક વાત કરવી છે. આનૌ ભદ્રાઃ ક્રતવો યન્તુ વિશ્વતઃ યન ભદ્રઃ તન્નઃ આશ્વ. અહીંયા કેટલીક હસ્તીઓ એવી છે કે જે પંચ મહાભૂતોના શરીરથી નથી, પણ તે છતાં એમનું જે યોગદાન છે એના દ્વારા એ આજે પણ આપણી વચ્ચે હયાત છે. એમાં એક છે ડીજી વેગિયા સાહેબ, એમનો હું અત્યારે ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે મારા પીએચડી ના કામ દરમિયાન એમણે મને ખૂબ જ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને હોસ્પિટલમાં હતા તે છતાં પણ મારા પ્રકરણો ચેક કરી આવતા હતા. એટલે એમનો અત્યારે ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો રહ્યો. ઘણી વખત રાઠવા સાહેબ અને દિલીપ સર બોલતા હોય છે કે અમને સેમિનાર સમ્રાટનું બિરુદ આપ્યું છે. એટલે આપણે અત્યારે જે કન્વેન્શન હોલમાં બેઠા છીએ અને સતત નિરંતર 3 દિવસથી વાઘદેવી સરસ્વતીની આરાધના કરીએ છીએ, એ પાયો નાખનાર એમને આપણે ખૂબ ખૂબ યાદ કરીએ છીએ. અને જે હેમપ્રભા, કે સરે કહ્યું કે 21મો સમારોહ છે અને હેમપ્રભા જે છે એની અંદરથી તમે બીજું કશું નહીં તો માત્ર એ અંકો વાંચશો તો પણ તમને એની અંદરથી ઘણા બધા આઈડિયાસ આવશે. અને હું પણ એ રીતે જ પાપા પગલી કરતા કરતા શીખ્યો છું. અને કાલે જે કવિ સંમેલન થયું, કઈ અત્યાર સુધીમાં પહેલી વખત થયું, એ ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય પ્રયત્ન રહ્યો અને બધાએ એને સારી રીતે સાંભળ્યો. ત્યારે સરે મને ગાન કરવાની વાત કરી છે. તો અને હા, બીજી વાત એ કે મણિભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબનો પણ એટલો જ આભારી છું કે એમણે મને પીએચડી દરમિયાન ખૂબ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. દિલીપ સરનો પણ એટલો આભારી છું કે એમણે એમફિલની અંદર પાપા પગલી કરતા કરતા કંઈક નવું શીખવાડ્યું છે. અને વૈશાલીબેનનો, વિપુલ શ્રીમાણી સરનો, સ્વપ્નાબેનનો, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને અહીંયા જે 3 દિવસથી જે માહોલ ઉભો થયો છે કે ઘણા બધા નવા શોધાર્થીઓ, અને કાલે તો જાણે કે ઉપનિષદ આખું તૈયાર થયું હોય એવું અમે ચિત્ર જોયું કે એક 21 તારીખે ટાઇટલ આપવાનું છે અને બધા આખું જ્ઞાન પીપાસા વૃત્તિથી અનિમેષ નેત્રે ચોકસી સાહેબની જોડે અને દિલીપ સરની જોડે બધા બેસીને વિષય અંગે ચર્ચા કરતા હતા. એટલે આખું આધુનિક ઉપનિષદ ગઈકાલે રચાયું એમ કેવું હોય તો કહી શકાય કે પરિસ્થિતિઓના કારણે.
બાકી પરમ દિવસ આખો હોલ ખીચોખીચ હતો. હવે સરે ગાનની વાત કરી છે તો શિવ સ્તુતિ રજૂ કરીશ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः. सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः. गंभीर नाद मृदंगना धबके पूरे ब्रह्मांडमा. नित होत नाद प्रचंडना, नित होत नाद प्रचंडना. नटराज राज नमो नमः. सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः. सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः. आ જે સ્તુતિ છે એ ભગવાન શિવની માલકોસ રાગ ઉપર આધારિત સ્તુતિ છે અને ખૂબ વિખ્યાત છે. આપની સમક્ષ રજૂ કરી મને અહીંયા બોલવાની તક આપી એ બદલ મહાનુભાવોનો અને દિલીપ સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ સેમિનાર હજુ પણ વધુ નવપલ્લવિત થાય અને આના કરતા પણ વધુ શોધાર્થીઓ અને અધ્યાપકો જોડાય એવી આશા સાથે વિનવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ભારત. उद्घाटन के दिन जिस शोध पत्रिका का विमोचन हुआ उसके मुख्य पुष्ट के कुछ पहलुओं से भी आपको मुझे अवगत करने की ऐसा लगा कि अभी जरूरत है, क्योंकि जो नए बच्चे इसको पता चले कि इसका नामकरण क्या है, इसकी जो थीम है वो क्या है. तो ये जो हेम प्रभा है, प्रभा का मतलब पर्व होता है, और ये जो चित्र दिखाई देता है वो महिला का, उसके हाथ में पानी का जो घड़ा हुआ है. तो ये थीम ये है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है ज्ञान की, પછી वो किताबो है. तो ये जो बहन है वो महिला जो है वो ज्ञान, हमें ज्ञान की परब है ये. तो इसी को सिंबॉलिक करने के लिए ये पुष्ट है. और ये जो रस्सी है उसकी जो गांठ है वो कहती है कि आप हमें इससे मुक्त कीजिए, हमें हमारा अध्ययन कीजिए. तो ये टाइटल पेज की थीम है. तो आपको आप शोधार्थी है, इसीलिए कल चौकसी साहब ने कहा था कि हर पहलुओं पे विचार करना चाहिए. तो मुझे ये लगा कि आपको ये भी समझाना चाहिए कि ये टाइटल क्या है, और जब भी आप कोई किताब वगैरह पढ़े तो इसमें आपकी दृष्टि उस दिशा में भी गति करनी चाहिए कि ये किस लिए बना है. तो ऐसी छोटी छोटी बातें करके ही तुम्हारा शोध का काम कुछ नए तत्व के साथ पूरा होगा. अब मैं कुछ ज्यादा बातें न कहते हुए विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर डी.बी. राठवा साहब से निवेदन करूंगा कि ये इस समापन समारोह के प्रसंग में अपने विचार रखें. नमस्कार. 21वां हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह में अंतिम दौर पे समापन यानी पूर्ण विराम नहीं करेंगे, अल्प विराम ही रखेंगे. और युगों तक चलाना है, ये सृष्टि जब रहे तब तक चलाना है. तो समापन बैठक में आदरणीय मणिभाई साहब, आदरणीय चौकसी साहब, कुणाल जी, મહેસાણા से आए अभी गोस्वामी जी, समीर भाई 3 दिनों तक અહીંયા
रुके। और पांडिचेरी से आए टी गणेश जी। टी गणेश जी याद आता है, टी गणपति शास्त्री ही याद आता है, पास वाले तो याद रह जाते हैं। और उत्तर भारत से आए छात्र, शोध छात्र उत्तर भारत से उत्तर गुजरात जो जुड़ गए हैं। और सभी शोधार्थी, विद्यार्थी भाइयों और बहनें, सभी हमारी पूरी टीम। मैंने देखा अभी रजिस्टर में सेज नजर किया तो 185 यानी 200 तक हमारे संख्या रजिस्टर हो गई है। इनमें से 25 से ज्यादा यहाँ जो अलग अलग सत्र हुए, इस सत्र में शोध पत्र रचे हुए हैं। तो सभी का स्वागत तो करता हूँ और आभार भी मानता हूँ। दिलीप भाई ने अभी बताया कि ये हेमप्रपा है। हेमप्रपा में थोड़ा आगे 2 वाक्य बता देता हूँ कि ये चित्र बताया आपने, वो चित्र राजेश पटेल अभी सूरत दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में है, उसने वो अंकित किया था। वो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और जो ये टाइटल दिया है हेमप्रपा, वो भट्ट साहब ने वो निर्देशन किया था और वो टाइटल हमें रखा था। तो दोनों का ही हम इधर अभी आभारी हैं। और ये अभी हेमप्रपा युगों युगों तक चलेगा। और अभी यूजीसी के प्रोसेस में भी ये हो रहा है और थोड़े ही दिन में उनका लेबल भी लग जाए और यूजीसी के लिस्ट में भी आ जाएगा। तो सभी जो शोध छात्र हैं उनको भी लाभान्वित होंगे। और ये समारोह की बात करता हूँ तो हम इस समारोह के हर साल कुछ नए नए विद्वानों को लाते हैं। इसमें अभी कुछ हयात है, कुछ नहीं है। तो ऐसे देश के कोने कोने में से ये विद्वान लाते हैं। जैसे एसआर, वो एक पूरा कादम्बरी उनको कंठस्थ था, नाम है एसआर बैनर्जी। तो पूरी कादम्बरी कंठस्थ थी। ऐसे भी विद्वान यहाँ आए हैं, एसपी नारायण और अभिराज राजेंद्र मिश्रा 2 बार आ चुके हैं। और हाँ, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुछ यहाँ कोई बाकी नहीं रह गए ये स्टेज ऊपर रंगभूमि। क्यों? ये हेमचंद्राचार्य जी का प्रभाव है और इसलिए यहाँ आते हैं। और इस साल ये अभी आए राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, वो भी विश्व के महान आधुनिक कवि है। तो इस तरह यहाँ ये स्टेज ऊपर रंगभूमि पर हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में आते हैं और सभी को आनंद से ये कार्यक्रम देखते हैं। और कहीं भी समारोह होते हैं तो वहाँ कैसे चलते हैं और ये समारोह कुछ अलग तरीके से चलते हैं। और ये समारोह में जो भी कुछ पेपर पढ़े जाते हैं, शोध पत्र रचित किए जाते हैं, उनका 2 दिन में या एक ही दिन में आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कभी भी। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और ये वेबसाइट में जो संस्कृत विभाग का जो फोल्डर है, इसमें ये सारे YouTube पर मिल जाएंगे आपको। और अगले समारोह के भी YouTube पर ये सभी रिकॉर्ड हम वहाँ उपलब्ध करवाए हैं। तो इस तरह आपको कहीं भी, और हेमचंद्राचार्य के सभी ग्रंथ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे लिंक के माध्यम में। तो इस तरह ये समारोह के हम किस तरह काम करते हैं, हमारी पूरी टीम। और ये टीम हमारी थोड़ा प्रशंसा करता हूँ तो इस गुजरात यूनिवर्सिटी में 8 या 11 यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें से ये संस्कृत विभाग ऐसा है कि 5 सीट पूरे भरी हुई है। और इसलिए ही हमें काम कर रहे हैं पूरी टीम से। और पूरी टीम में कोई विवाद भी नहीं कभी होता। तो इस तरह हम ज्यादा नहीं बात करते, लेकिन सभी को मैं फिर से आमंत्रण दूंगा और अल्प विराम ही रहना है। और सभी को मैं आभार मानता हूँ, सभी टीम को, यहाँ कोई भी आए और ऑनलाइन के माध्यम से अभी जुड़े हैं, सभी को मैं आभार मानता हूँ। और अस्तु, धन्यवाद। मिलेंगे फिर से। धन्यवाद। मैंने बताया कि ये जो हेमप्रपा की डिजाइन, जब पहले नाम तय हो गया फिर डिजाइन कैसे करनी है, तो राजेश बेसिकली तो माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर था, उन्हार प्रोफेसर।
इनके जैसा काम करने वाला दुनिया में आदमी मैंने नहीं देखा। इस यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य है कि राजेश वहां से चला गया। तो फिर 2-4 दिन तक बहस चली। उसको पता नहीं था कि संस्कृत में क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो सब बताते रहते। वो दोपहर के बाद संस्कृत में ही ज्यादातर आता था। तो फिर इसमें से इसने अपने हिसाब से डिजाइन बनाई। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उसी को, उसको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता था डिजाइनिंग का काम, तो इसी से बनाया। इस सेमिनार को बसों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए वो भी इसने किए। आज भी यहाँ पर नहीं है, सूरत में है, लेकिन ऑनलाइन कुछ भी मदद चाहिए इसकी टेक्निकल पार्ट के लिए तो ये करता है। तो सर ने इसकी याद दी। ऐसे ही हमारे समारोह में से एक और कड़ी भी निकल गई है, वो सनत भाई जोशी है। वो तो दिवंगत हो गए, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो इस समारोह से बहुत जुड़े हुए थे, जिसकी कमी हम हर दौर महसूस करते हैं। तो ऐसा रहता है। अब और इस दिनों में ये सबकी याद भी आती है, तो ये भी एक आनंद का होता है, आनंद होता है कि ऐसे लोग थे, आज नहीं भी है, फिर भी ये अच्छा भी लगता है। मैं चौकसी साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर, इस समापन समारोह के बारे में अपनी बात कहेंगे। चौकसी साहब भी हमारे मार्गदर्शक रहे, जैसे भट्ट साहब है, मैं कुछ भी इनको कह सकते हैं। कल जब शाम को ये समस्या थी बच्चों के टाइटल के लिए, शीर्षक के लिए, तो मैंने बिल्कुल निसंकोच किया। उन्होंने 10:30 बजे तक ये कहा, समझाते रहे। तो ये हमें एक वडील के रूप में हमें हमेशा हमको एक संतोष रहता है कि कुछ भी होगा तो उनसे पूछ लेंगे। तो ये भी हमारा गौरव है, हमें आनंद होता है। मैं निवेदन करता हूँ चौकसी साहब से कि वो आए और अपनी बात। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आज के 21वें अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत सम्मेलन के समापन सत्र पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान समादरणीय प्रिंसिपल मणिभाई प्रजापति साहेब, विभाग के अध्यक्ष समादरणीय श्री राठवा साहेब, माननीय श्री दिलीप भाई और उनके सह अध्यापक दोनों बहनें और माननीय विपुल भाई और आप सब अतिथिगण, यदि किसी कार्य को निरंतर चलाना है तो उसके लिए कुछ आयोजन भी करने पड़ते हैं। और जब आयोजन करने पड़ते हैं तो आयोजन भी कैसे होने चाहिए? विचार करके होने चाहिए, लंबा सोच करके होने चाहिए, दूर तक की सोच करके आयोजन किए जाने चाहिए। प्रपा मतलब परब। अब यह है कि दोपहर के समय ही परब चलानी है तो उतने ही घड़े के पानी की व्यवस्था करनी है, और पानी खत्म हो गया तो शटल बंद कर दिया, घर चले गए। और यदि ये प्रपा 24 घंटे और हर ऋतु में चालू रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? गर्मी में गर्म पानी देना, ठंडी में ठंडा पानी देना, ये कोई प्रपा का मतलब नहीं है। तो ये व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि गर्मी आएगी तो ठंडा पानी देंगे और सर्दी होगी तो थोड़ा गर्म पानी देंगे। इसलिए यदि हम इस अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य समारोह को निरंतरता प्रदान करना चाहते हैं तो कुछ आयोजन करने पड़ेंगे। शायद 2011 में
हमने एक आयोजन विचारा था माननीय राठौर साहब, दिलीप भाई सबके सहयोग से, कि समारोह के इन 3 दिनों में 1 घंटा 2 घंटा हम पाठ सत्र भी करें। पाठ सत्र का मतलब ये है कि हेमचंद्राचार्य की अथवा जैन साहित्य की कोई भी कृति पंक्तिशः पढ़े। अब देखिए, अध्यापकों से लेख लिखाना एक अलग बात है, आजकल बड़े महंगे हो गए अध्यापक, उनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है, पर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ये बात तो सही है। पर नई पीढ़ी भी जुड़ेगी नहीं, और पुराने ही पुराने लोग यदि पेपर प्रस्तुत करते रहे, व्याख्यान देते रहे, तो पुराने तो धीरे धीरे पहले वृद्ध होंगे, फिर परलोक गमन कर जाएंगे, पहले प्रत्यक्ष रूप से आएंगे, फिर फोटो से आएंगे, और क्या हो सकता है। तो ऐसे तो ये कब तक चलेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति के अंदर वेद के एक मंत्र में आशीर्वाद के अवसर पर पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, हमको ऐसा परिवार चाहिए जिसमें पुत्र पिता बन जाए, क्योंकि पुत्र पिता बनेगा तो परिवार एक्सटेंड होगा, हर अनंत काल तक ये परिवार चलता रहेगा। पर पिता पुत्र को पिता बनने न दे, और पिता की इच्छा हो कि पुत्र भी पिता बने, पर पुत्र ही तैयार नहीं हो, मुझे पिता नहीं बनना है, तो ऐसे परिवार का आयुष्य तो 40, 50, 60 साल का है, उसके बाद वो घर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय राठौर साहब से, और इस प्रवृत्ति को हम फिर से पुनरुज्जीवित करें कि समारोह के एक सत्र में हम एक विद्वान को बुला करके, अथवा हम में से ही कोई तैयार होकर के हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। अब समस्या ये है कि ऐसे विद्वान हमको मिलने भी चाहिए, और दूसरा, विद्वान मिल जाएंगे पर वो जो पढ़ाएंगे वो हमारी समझ में भी तो आना चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो अभी मैं बैठ करके सोच रहा था, हेतलबेन वगैरह के जो वक्तव्य पूर्व में हुए उसकी भूमिका में, उसकी छाया में, शास्त्र ग्रंथ की बात अभी रहने देते हैं, पर जैन कथा साहित्य भी बहुत बड़ा है, और वो गद्य पद्य दोनों में है। पद्य में शुरुआत करेंगे, बीच में गद्य आ जाएगा, गद्य से शुरुआत करेंगे, बीच में पद्य आ जाएगा, और इतने कथा वस्तु उसमें संग्रहित है। मेरे को अचानक एक कथा याद आई। एक शिकारी ने एक तोते को जंगल में से पकड़ लिया और वो बाजार में ले आया कि इसको बेचेंगे। अब वो पिंजरे में बंधा हुआ तोता, उसका कोई खरीदने वाला आया नहीं। उस शिकारी को कुछ दूसरा काम था, तो किसी व्यापारी के यहाँ पिंजरा रख दिया और अपना काम करने के लिए चला गया। तो उस तोते ने उस व्यापारी के, उस दुकान के सेठ को बोला कि आप मुझे खरीद लो, मुझे बहुत कथा आती है, मुझे बहुत धर्म आता है, मैं आपको उपदेश करता रहूंगा। तो उस दुकानदार ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक पंडित मिल जाएगा अपने को, कथा सुनाता रहेगा। अब वो कथा सुनाता रहा, वो उसको खरीद लिया गया। अब खरीद तो लिया, पर वो जब धर्मोपदेश दे, कथा सुनाए, तो परिवार के सदस्य सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे आजकल के विद्यार्थी, हम कुछ सुनाना चाहे तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब इस तोते को पता चला कि ये व्यापारी का बेटा जो है वो किसी के प्रेम में है और उससे विवाह करना चाहता है। तो एक दिन उसने उस व्यापारी के लड़के को कहा कि भाई देख, तू जिससे प्रेम करता है उससे विवाह करना चाहता है, तो मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। जैन साधुओं के पास तू जा तो मेरे को ले जाना,
और लड़की के पिता भी वहां हाजिर हो तो तू मुझे ईंट के नीचे दबा देना और पूजन में लग जाना। तो उसने, वैसे वो धर्मोपदेश नहीं सुनता था, पर अब अपना इष्ट पात्र मिल रहा है तो चलो ये भी कर लेते, तो उसको ले गया और ईंट के नीचे दबा दिया। मतलब 2 ईंटें ऐसे रखी, 2 ईंटें ऊपर रखी और नीचे से छुपा दिया उस तोते को, और जैन साधुओं के साथ पूजा विधि में लग गया। लड़की का पिता भी वहां था। तो जब अवसर आया तो वो तोता बोलता है कि हे श्रावक, तू अपनी बेटी का विवाह यहाँ वर्तमान इस युवक से कर ले, बड़ा भाग्यशाली है। अब उसको तो मालूम नहीं था कि तोता बोल रहा है, वो तो ये सोचने लगा कि ये तो देवता बोल रहे हैं। तो घर जाकर के उसने फैसला कर दिया, मैं अपनी लड़की को इससे ही विवाहित कर दूंगा। अब ये कथा पूरी नहीं हुई है, इस कथा में से भी कथा निकलेगी, फिर कथा निकलेगी, फिर कथा निकलेगी। पर इस कथा में भी कुछ रस है, कुछ अलंकार है, कुछ बोध है। एक सीधा सा बोध तो ये है कि आदमी को जब अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है ना, तो वो धर्मोपदेश देने वाले तोते को पहले तो नहीं सुनते हैं, पर स्वार्थ सिद्धि की बात आती है तो उसको भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी बात भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की विचार की सामग्री को उजागर करना, ये कथा का अनुशीलन है। पर ये तो मैंने आपको हिंदी में कथा सुनाई, इसलिए थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी और ऐसा कुछ अनुशीलन आप बाहर निकालेंगे। संस्कृत पढ़ेंगे तो काળો અક્ષર ભેંસ બરાબર, આપણે કઈ ખબર પડશે નહીં। એટલે આપણે પાઠ સત્રમાં એવી કથાઓનો पंक्तिशः अनुवाद करिए। वैसे तो उन कथाओं का बहुत सारा गुजराती अनुवाद हो ही गया है, पर जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो संस्कृत हमारे ध्यान में नहीं होती। संस्कृत को हम देखें, हमारी आंखें संस्कृत को देखें और हमारा हृदय और मन संस्कृत के उन भावों को स्वयं अनुभव करे, किसी गुरुजन, किसी निष्णात अध्यापक की वचनों से। इस तरह का साक्षात क्लासरूम टीचिंग हो, वर्गखंड में अध्यापन हो, और फिर वही हमारा टिफिन बने, वही हमारा बीज बने। उस समारंभ में हम कुछ नहीं करेंगे, वहां तो हमने पढ़ा, अगले साल के लिए उस पढ़े हुए कथानक के आधार पर भले एक ही कथानक हो, पर 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी अपनी अपनी बात रखें। कुछ पुनरावर्तन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर प्रतिलिपिकरण नहीं होना चाहिए। दोस्त ने लिखा है तो मैं भी लिख दूं, नहीं, आप अपनी जगह पर बैठ करके लिखिए, दूसरा छात्र अपनी जगह पर बैठ करके लिखे। दोनों के मन में भले एक समान विचार आते हैं, पर स्वयं की कृति होनी चाहिए, स्वयं का लेख होना चाहिए। तो दूसरे हेम समारंभ में फिर वापस एक सत्र हो कि पिछले ज्ञान सत्र में जो हमने पढ़ा था उसके आधार पर हम लिख करके लाए, उसकी प्रस्तुति हो, और उसके उत्तरार्ध में फिर अगले साल के लिए फिर से पाठ सत्र हो, एक कथा दे दी जाए। ये एक उपक्रम ऐसा है कि कम से कम 1-2 सत्र के लिए तो हम ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकेंगे कि उस सत्र में कोई प्रस्तुति करने वालों का अभाव नहीं होगा। और चूंकि कथा है इसलिए समझने में भी बहुत सावधान, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, मैंने कई जगह ये बात कही हुई है कि चांदी का पात्र भी यदि मांजा नहीं जाता है तो वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है और लोग उसको लोहे का पात्र समझते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा, हमारा साहित्य, इसको हम पढ़ करके मांझेंगे नहीं,
लाइब्रेरी में से ग्रंथ निकाल करके पढ़ेंगे नहीं, लोगों तक उसको पहुंचाएंगे नहीं, तो समय के बीतने पर चांदी का संस्कृत साहित्य भी लोगों को लोहे के बर्तन की तरह दिखाई देने लगेगा, और वो हो ही रहा है। इसलिए हमको चांदी का बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। चांदी का बर्तन तो हमारे पूर्वजों ने बना करके हमको दे दिया है। हमारा तो काम कितना है, केवल मात्र मांझने का है। और मांझने का मतलब उसको पढ़ना, उसका अनुशीलन करना, उसका स्वाध्याय करना, उसका पाठ करना। ये भी यदि हम छोड़ देंगे तो पात्र तो बना रहेगा, पर लोक में उस पात्र की प्रसिद्धि क्या होगी? ये तो चांदी का पात्र नहीं है, तो किसका पात्र है? लोहे का पात्र है। क्योंकि चांदी मूल्यवान होते हुए भी ये उसकी तासीर है कि समय के बीतने पर वो काली हो जाती है। ऐसे तांबे का भी है, ऐसे पीतल का भी है, कई धातुओं की बात है। इसलिए मांझना बहुत जरूरी है धातुओं का, उस धातु की पहचान लोगों को हो इसके लिए। इसी तरह से साहित्य को मांझना भी बहुत जरूरी है। और संभवतः इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके माननीय वेदिया साहब ने, फिर नांदी साहब ने, फिर उनके अनुगामी के रूप में अंबालाल भाई ने, ये सब अपने वृद्ध पुरुषों ने जो ये परंपरा चलाई, और आज तो ये परंपरा युवा अध्यापकों के हाथ में है। पांचों पांच अध्यापक युवक हैं, पर कहते तो अच्छा नहीं लगता है, पर उनको भी आशीर्वाद है कि वो भी धीरे धीरे आगे बढ़े और वृद्ध बने। वृद्ध का मतलब बूढ़ा बने ऐसा नहीं, बढ़े। हम तो आपके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी वृद्ध हो जाए। सफेद बाल होकर के वृद्ध नहीं होना है, ज्ञान में बढ़ करके वृद्ध होना है। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः। किसी के सिर के बाल सफेद हो गए तो उससे वो वृद्ध नहीं होता है। अज्यो भवति वै बालः, अज्यो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रद। जो मंत्र दे सकता है वो पिता पर पा जाता है, भले वो बालक हो। और जो मंत्र नहीं दे सकता है वो बूढ़ा हो तो भी बालक ही रहता है। तो इस अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले ज्ञान सत्र को हम प्रतिवर्ष करना चाहते हैं, तो ये उपक्रम भी करना चाहिए। और मुझे ज्यादा नहीं कहना है, कल मैंने अपने व्याख्यान में भी एक नए तरह से प्रस्तुति की। ये भी अपने आप में एक उपाय है। आप किसी भी कथा को ले लीजिए, पंचतंत्र की कथा को ले लीजिए, शाकुंतल के वचनों को ले लीजिए, और उसमें से दो ही शब्द उठाइए, मधुरम आशान दर्शनम। अभी तो 3 पद हो गए। आप मधुरम आसाम 2 पद लेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं, परंतु आसाम दर्शनम, इनका दर्शन, और आगे पीछे अपनी बात जोड़िए। आसाम में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। और आसाम में बहुवचन है। तो स्त्रीत्व का अस्तित्व और बहुवचनता जहां जहां मुझे दिखाई देती है, वहां वहां मेरा व्यवहार क्या हो, वहां वहां मुझे क्या करना चाहिए, लोग क्या करते हैं, वो करते हैं वो निंद्य है कि स्तुत्य है, ये सारी बातें जोड़ करके इन 2 पदों का व्याख्यान करेंगे तो भी एक अच्छी प्रस्तुति आपकी हो जाएगी। ये वो उपक्रम है जिन उपक्रमों से हमारा दिमाग खिलता है, और ऐसे उपक्रम करने के लिए हमें इस प्रकार के ज्ञान सत्र निमित्त बनते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो आज इस समापन सत्र में उपस्थित हमारे जो नवोदित अध्यापक और विद्यार्थी मित्र हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि वो ऐसे समारंभ से
कुछ प्राप्त करके उसको पुष्पित और पल्लवित करें। किसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने एक पद्य लिखा था, वो पूरा तो मुझे याद नहीं है, कि गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक शिष्यों को पेड़ देते हैं और दूसरे गुरु शिष्यों को बीज देते हैं। जो गुरुजन पेड़ देते हैं ना, वो विद्यार्थियों को बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, पूरा पेड़ आ गया, अब वो फल देता रहेगा, आराम करो। पर तकलीफ ये है कि गुरुजी हमको पेड़ देंगे तो हमारे हाथ में कितने पेड़ आएंगे? आम का आएगा तो चीकू का नहीं आएगा, आम और चीकू का आ गया तो अमरूद का नहीं आएगा। सारे पेड़ हाथ में थोड़ा ना आ सकते। पर दूसरे गुरुजन होते हैं जो विद्यार्थियों को बीज देते हैं। विद्यार्थी के छोटे से हाथ में हम 50 बीज दे सकते हैं, और विद्यार्थी को ये इस बात से निपुण बना सकते हैं कि इन बीजों को आप कैसे बोएंगे, कैसे खाद पानी डालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे। तो जो गुरुजन विद्यार्थी को बीज देते हैं और जो विद्यार्थी उस बीज को उगाने की कला सीख जाता है, उसके हाथ में कितने फल होते हैं? बहुत सारे फल होते हैं। तो ऐसे समारंभ से कुछ तो आपको पेड़ मिले, जैसे माननीय राधा वल्लभ जी का व्याख्यान, मेरा व्याख्यान, आज टी गणेशन जी ने व्याख्यान दिया, ये सब पेड़ है, क्योंकि वो पुष्पित और पल्लवित करके मिले। पर कुछ अभी मैं आपको कह रहा हूं, वो कुछ बीज रूप भी है। उस बीज को भी आप ले जाइए, हर वक्ता के पास से एक एक बीज मिला है, उसको पुष्पित और पल्लवित करके आप अनेक फल के स्वामी बन सकते हैं। तो समापन समारंभ के इस अवसर पर आप लोगों के हाथ में एक हाथ में कुछ फल मिल गए, कुछ पेड़ मिल गए हैं, उनके फल को तो आप भोगेंगे ही, दूसरे आपके हाथ में कुछ बीज भी आए हैं, उन बीजों को पुष्पित और पल्लवित कीजिए। अगले साल जब उस बीजों पर फल लग जाए, फल नहीं लग सके तो पुष्प लगेंगे, पुष्प नहीं लगेंगे तो क्या होगा? पत्ते तो आएंगे, पत्ते नहीं होंगे तो क्या होगा? अंकुर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। पर वो कब होगा? जब आप उसको बोएंगे। यदि आप बोएंगे नहीं तो भी आप कृपा करेंगे, उस बीज को लेकर के अगले बार आ जाइए, कम से कम याद तो रखिए कि ये हम सीखे थे। पर यदि उसको आप बोएंगे तो कुछ लोगों के उस विचार बीज में अंकुरण हो जाएगा, कुछ लोगों के बीज में पल्लवन हो जाएगा, कुछ लोगों के बीच में पुष्पन हो जाएगा, कुछ लोगों के बीच में फलन भी हो जाएगा। ये जो डेकोरेटिव पौधे होते हैं ना, वो सारे फल वाले नहीं होते, कुछ पुष्प वाले होते हैं, सारे पुष्प वाले नहीं होते, कुछ पत्ते वाले होते हैं, और कुछ तो डेकोरेटिव पौधे ऐसे भी होते हैं कि ना उसमें पत्ता है ना फूल है, ऐसे ही ठूंठ के रूप में खड़े हैं, फिर भी वो अपना सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। तो वृक्ष वनस्पति के भी जो भिन्न भिन्न मॉडल हैं, वो मॉडल हमारे इस कार्य में आएंगे। पर शर्त इतनी है कि इस समारंभ से आपको जो विचार बीज मिले हैं, उन विचार बीजों को आपको बोना है। यदि आप ये कार्य करेंगे तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। यदि आप ये कार्य नहीं करते हैं तो वो शुभकामना हम अपने पास ही रखेंगे, आपको दी हुई शुभकामना हम वापस ले लेंगे। यानी प्रकृति भी ऐसा करती है। तो सबको शुभकामनाएं हैं। विभाग को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूं। ये कार्यक्रम करना आसान नहीं होता। बेटा बेटी का विवाह करना आसान है क्योंकि पूरा परिवार साथ में होता है, पर किसी विभाग में और विद्या की प्रवृत्ति का आयोजन करना, यहाँ तो हर वस्तु विरोधी होती है। हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, सब जड़ चीजें भी। यहाँ यदि कोई पिक्चर बताई जाती तो ये कुर्सियां बड़ी मदद करती, पर ये प्रवचन के लिए कुर्सियां भी मदद नहीं करती है, कुर्सियां भी कष्ट देती है।
परेशान करती है। ડાયરો હોત ને તો આ ખુરશીઓ આનંદદાયક લાગે, પણ શાસ્ત્ર ચર્ચા હોય તો આ જ ખુરશીઓ સુખ નથી આપતી। એવા ऐसे विपरीत वातावरण में भी हमारे इस विभाग के सभी अध्यापक लोग इस प्रवृत्ति को चला रहे हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी अपने लिए भी सोचता हूं कि मैं मेहनत करके कोई लेख लिख करके गया, बोलने के लिए समय नहीं मिला, तो मैं फिर ऐसा सोचता हूं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, लेने वाले का पुण्योदय था नहीं तो उसको नहीं मिला, जिसका पुण्योदय था वो मिला, मेरे को क्या मतलब है उससे। पर मेरे को तो लाभ हो ही गया, मैंने तो अपना काम कर दिया, मुझे तो उसका लाभ मिल ही गया। तो मेरे को जो लाभ मिला है वो मैं चाहता हूं कि सब तक पहुंचे, पर सब लोगों का भाग्य भी तो होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः हम बोलते हैं तो ये हमारी भावना है, पर अगले वाला आदमी दारू पीता है, जुआ खेलता है, वो खुद सुखी होने नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे। हमारी भावना तो विस्तृत है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करके जाना है। बोलने के लिए 2 मिनट मिले, सुनने वाले कम लोग हो तो वो सुनने वाले लोगों के भाग्य की बात है। हमारा जो पुरुषार्थ पक्ष है वो हमारे भाग्य को निर्मित करता है। हमने पुरुषार्थ किया है तो हमारा भाग्य तो निश्चित हो ही गया। ये भी वचन आपको याद रखने हैं, इससे आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। सबका धन्यवाद करते हुए विराम लेता हूं। सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। आभार चौकसी साहब ने अपनी बात की है। इन्होंने जो बात की इसमें एक बात ये भी है कि सच ये आयोजन कुछ पीड़ादायक भी होता है। इसका अनुभव हमारे पक्ष का विषय है, और खास करके जब सर ने कहा कि अगर लोग डायरो है, लोक साहित्य का कोई प्रोग्राम होता तो ये कुर्सियां पास के लिए पास बांटना पड़ता, इसमें सिफारिश की जरूरत होती कि मुझे 2 पास का व्यवस्था कर देना। लेकिन जहां पर साहित्य की चर्चाएं होती है ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इस जगह का प्रश्न नहीं है, पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का प्रश्न है। लेकिन हम फिर भी ये कहते रहते हैं, कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है कि अब चलो इसको क्यों इतने माथाकूट में पड़े। फिर भी हमें स्मरण आता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, चौकसी साहब है, कमलेश भाई है, मणि भाई है, इन लोगों ने, अब इन लोगों का, ये मणि भाई को आप देखो, इनको क्या चाहिए, इतनी उम्र हो गई है, इनको कोई ऐसी जिजीविषा भी नहीं है कि यहाँ आके इसको कुछ ये मिलेगा, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है इनको, फिर भी वो आते हैं। ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, ये इनको देख के हमको कुछ करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे हम इनको देखते हैं आप भी इनको देखें, और ऐसे विद्याकीय सत्रों में उपस्थित होना। शब्द तुम्हारे कान में रहेगा तो शब्द अनित्य है, सॉरी, शब्द नित्य है। तो ये तो कुछ न कुछ दिन तुम्हारे काम में आ जाएगा। तो समय तो प्रश्न हर किसी को है, मुकेश अंबानी को भी है और आपको भी होगा, क्योंकि बिजी तो दोनों है। तो फिर भी वो अपने समय निकाल लेते हैं अपने स्वास्थ्य वगैरह के लिए। तो आप तुम फिल्म के हीरो देखते हो तो कितना अपने बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये भी तुम्हारा दिमाग के लिए समय निकालने की बात है। तो ऐसे कार्यक्रमों में आप निरंतर आते रहें और आके फिर जिंदा बैठे, ये भी आवश्यक है। और मैं कुछ ज्यादा बात न कहते हुए, भट्ट साहब आए हैं तो मैं भट्ट साहब से निवेदन करूंगा कि इनका एक लंबा अनुभव रहा है, और आरंभ से आज तक पिछले कई सालों से तो वो एकदम इस समारोह से जुड़े हुए हैं।
तो यजमान ही मान लो ऐसा है उनका। तो वो 2 दिन पहले आ गए थे। हम आपको बुलाते हैं तो अगले दिन आने में आपको पीड़ा होती है। भट्ट साहब इस उम्र में बस पे बैठ के अहमदाबाद से 2 दिन पहले आ गए। तो मैं भट्ट साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए, अपनी बात को रखें। समादरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर मणिभाई प्रजापति साहेब, मेरे सुहृद व्याकरण मित्र मेरे प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी, और ऐसे ही अनुज एवं प्रिय इस संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राठवा जी, मेरे पीछे बैठे हुए दिलीप भाई और सम्मुख विराजमान पौंडीचेरी से आए टी गणेश, और भी अन्य विद्वान लोग आए हैं बाहर से। भाई कवासी भी है, विपुल भाई भी है, वैशाली बहन भी है, सपना बहन भी है। और आप अगली पीढ़ी, जब हम सेवानिवृत्त होकर बाहर निकल जाएंगे तो आपको यहाँ आके इस समारोह को चलाना है, यानी आगामी दिनों में आपको इसको संभालना है। मुझे जैसे दिलीप भाई ने कहा कि मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ, बात सही है। सबसे पहले तो मुझे जो स्मरण आ रहा है तो गुजराती साहित्य परिषद जो अहमदाबाद में स्थित है, गुजराती साहित्यकारों की बहुत पुरानी परिषद है। उन्होंने ऐसा सोचा है कि हेमचंद्राचार्य के कारण गुजराती भाषा का व्याकरण बना है। बात सही भी है, देशी नाममाला इत्यादि उन्होंने ही बनाया है। गुजराती भाषा का प्रारंभिक स्वरूप ग्रंथस्थ करना, कोशबद्ध करना, ये परम पवित्र और अत्यंत महनीय कार्य उन्होंने किया है। महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा का कोश तो अभी अभी बनवाया, लेकिन सबसे पहले गुजराती भाषा का कोई कोश बनाने वाले हैं तो वो आचार्य हेमचंद्र जी है। इसीलिए गुजराती साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित हेमचंद्राचार्य समारोह में मैं कभी आया था। बाद में ये कार्य, जब गुजरात राज्य ने संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना की और कुछ फंड मिलने लगा, तो हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में हमारे तत्कालीन विभागाध्यक्ष, जो इसी पाटन नगरी के निवासी थे, मूल निवासी थे, प्रोफेसर तपस्वी नांदी, जिनके नाम पर ये व्याख्यानमाला चलती है, तो तपस्वी नांदी सर ने संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर के आर्थिक सहयोग से भाषा भवन में ये कार्यक्रम किया था। उस समय पर राधा वल्लभ जी वहां आए थे, ऐसा उन्होंने स्मरण किया। वो वॉल्यूम प्रकाशित भी हुआ है। उसमें तो अमेरिका से भी प्रोफेसर अशोक अग्लूजकर भी आए थे, मैडम दीप्ति त्रिपाठी जी भी आए थे। सारे देश में से चुने हुए विद्वान यहाँ उपस्थित हुए थे। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी आकारित होने लगी, ऑन पेपर कार्य शुरू हुआ। श्रद्धेय कुलीनचंद्र याग्निक जो इसके पहले कुलपति रहे, तो उन्होंने भी यहाँ पर इस हेमचंद्राचार्य की स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए, नवपल्लवित करने के लिए ऐसा एक समारोह करवाया था। तब भी मैं आया था। और जो राजमहल है ना, कलेक्टर ऑफिस, उसमें मैं और तपस्वी नांदी सर वहां पर रात भर रहे थे। ये कहाँ मैं रुका हूँ वो भी मुझे ध्यान में है, किस समय पर मैं कहाँ आया था। एक बार पंचाश्रम में भी हमको ठहराए गए थे, मैं और भोगीलाल सांडीसरा इत्यादि वहीं पर रहे थे। तो बात ये कर रहा हूँ, जब यूनिवर्सिटी अब बन गई तो ये दायित्व संस्कृत विभाग ने ग्रहण कर लिया। तो ये हेमचंद्राचार्य समारोह का जो पूर्व इतिहास है, जिसका मैं किसी न किसी रूप में साक्षी रहा हूं। और जब से यूनिवर्सिटी बनी और डॉक्टर श्रद्धेय दशरथ लाल वेदिया सर ने ये संस्कृत विभाग की बागडोर संभाली और नियमित रूप से कार्यक्रम होने लगा, तब से भी हम आते रहे हैं। उपकुलपति के रूप में घांची सर थे, दाऊद घांची जी। तो वो भी अपनी ऑफिस में से कहलाते थे कि वसंत भाई को कहिए कि रुके रहे, मैं ऑफिस का काम बंद करके आता हूँ उनको सुनने के लिए। He was so much interested। उसी तरह से कुलीन चंद्र भी वहां से आज्ञा फरमाते थे कि तब तक वसंत भाई ना बोले जब तक हम वहां ना पहुंचे।
तो इस यूनिवर्सिटी के साथ, इस समारोह के साथ मेरा ऐसा घनिष्ठ संबंध रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राठवा जी ने और दिलीप भाई ने और उनके पूरे विभाग के सभी सदस्यों ने मिलकर एक शरीर भिन्न भिन्न है लेकिन एक आत्मा बनकर इस हेमचंद्राचार्य की स्मृति को जीवित रखने के लिए और हम सबको हेमचंद्राचार्य का साहित्य पढ़ने का अवसर प्रदान करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कल जो निवेदन किया सिद्धहेम व्याकरण का एक पक्ष, मैं कई वर्षों से पढ़ता रहा हूं, मेरे घर में अन्य टीका वगैरह के साथ सिद्धहेम शब्दानुशासन है। जब भी आता हूं तो कुछ न कुछ उसमें से नया मिलता है। यदि मैंने कोई आक्षेपात्मक बोल दिया होगा, एक बार तो मैंने केका शास्त्री जी को यहाँ व्याख्यान देना था, 100 साल के बुजुर्ग आदमी है, 15-20 दिन अवशिष्ट रहने पर उन्होंने ना बोल दिया और बोला भाई, और रघुवीर चौधरी ने मुझे बताया अब आपको बोलना पड़ेगा। उस समय पर मैंने 75 पान का 75 पेजेस का लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा केवल सिद्धहेम व्याकरण पर, जो बाद में प्रकाशित हुआ परब ने विशेषांक के रूप में। उस आर्टिकल को पढ़कर जम्बू विजय जी महाराज साहब ने मुझे बुलाया, ये कौन लिखने वाला है। बाद में हमने भी एक भाषा भवन में कार्यक्रम किया, तो उस वक्त रहस्य वृत्ति नई नई छपी थी, यहाँ बाहर रखी हुई है, व्हाइट मुखपृष्ठ है, उनकी 50 कॉपियां मेरे पास पहुंचाई जम्बू विजय जी ने, कहे कि जो भी पार्टिसिपेंट है उन सभी पार्टिसिपेंट के हाथ में ये सिद्धहेम शब्दानुशासन की कॉपी रखी जाए, जो हमने भाषा भवन में सभी व्याकरण के छात्रों को बांटी थी। इस रूप में हम सब इस काम में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से गुजरात की जो महत्ता है, क्योंकि पूरे विश्व का यदि इतिहास लिखा जाए तो पूरे विश्व के इतिहास में गुजरात के 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नामस्मरण करना किसी भी इतिहासकार के लिए अनिवार्य होता है। एक है महर्षि दयानंद सरस्वती जी, दूसरे हैं महात्मा गांधी और तीसरे आचार्य हेमचंद्र जी। समय की दृष्टि से सबसे पहले आचार्य हेमचंद्र जी है। उनके चरित्र के बारे में एक चैप्टर नहीं लिखा जाएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री अधूरा रहेगा। इतनी बड़ी हस्ती, इसके लिए हम वर्ष में 3 दिन यहाँ आकर न रुके वो तो ठीक नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गुजरात में ऐसे महात्मा की याद को संजोए रखें, उनके ग्रंथों का बार बार अध्ययन करते रहें। अब वो जो 75 पान वाला मेरा आर्टिकल है ना, वो आज भी जीवंत है। जीवंत किस रूप में है वो भी सुनने लायक है। कपासी आप सुन लीजिए। बंबई में विराजमान संत महात्मा प्रश्रम प्रभ विजय जी महाराज साहब, अभी वो सिद्धहेम शब्दानुशासन का गुजराती अनुवाद कर रहे हैं, सविवरण कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। उनमें उन्होंने अनेक पृष्ठ में प्रस्तावना के भाग में गुजरात यूनिवर्सिटी के वसंत कुमार मनुभाई भट्ट ऐसा बताते हैं, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। यानी खंडन मंडन शास्त्रार्थ मतांतर की प्रक्रिया आज भी चलती है उस आर्टिकल के आधार पर। अब कल जो मैं यहाँ बोला हूं नवा के संदर्भ में, उसके विषय में भी ये बात आगे चल जाएगी। ऐसा होना बहुत जरूरी है संस्कृत विद्या में। खंडन मंडन होने से ही विद्या जीवंत रहती है और विद्या વધુ तेजस्वी होती है। विद्या को तेजस्वी होने के लिए शास्त्रार्थ होना, खंडन मंडन की प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ये संस्कृत की जो परंपरागत ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा होने पर ही हेमचंद्र का क्या वैशिष्ट्य है, क्या महत्वपूर्ण प्रदान है, उस बात को हम बाहर ला सकेंगे। तो हम यहाँ क्यों आते हैं? खाना पीना घूमना ये तो सब होता रहता है, घर पर भी खाने की काम तो प्रवृत्ति हो सकती है। हाँ, यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ आने का मतलब ये है कि हमारी विद्या को हम अधिक तेजस्वी करें। जो बात हमने न वेति विभाषा सूत्र के संदर्भ में पाणिनि व्याकरण में देखी थी, उसी का नव अवतार हेमचंद्राचार्य ने नवा शब्द का प्रयोग करके किया है। तो उस पर सोचने का एक मौका मिला इस बार मुझे। आपको मैं कितना समझा पाया हूं कल वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पर्सनली आई एम वेरी थ्रिल्ड बाय दैट न्यू पॉइंट। मैं रोमांचित हूं
कि मैंने कुछ नया देखा इस व्याकरण में और उसके विषय में मैंने कुछ लिखा, कुछ सुझाव दिया। अब वो प्रकाशित भी होगा। हमारे राठौर साहब तो पूरा उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इससे यूट्यूब भी बनेगा और यूट्यूब जब बनेगी तो दिग दिगंत में वो फैलेगा। आप जानते नहीं कि कल परसों हमने जो प्रोग्राम किया वो कानपुर में बैठे हुए विद्वानों ने भी सुना है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। हमने आपको कुछ कहा नहीं है, ये केवल 50-100 व्यक्ति के बीच में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष में लोग देख रहे हैं। राठवा जी की ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कंप्यूटर का, इंटरनेट का बखूबी उपयोग किया है, जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी को सारे भारत में लोग जानने लगते हैं। और हम जैसे कोई नवसिखिया लोग आके कुछ बोल देते हैं विवादास्पद, तो मुनि महाराज अपने उपाश्रम में बैठे हुए हमारा खंडन करने के लिए भी लालायित होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। मुझे आनंद आता है, ये होना चाहिए। परस्पर में कोई द्वेष नहीं है। माँ विद्विषा वह की हम तो उपासना करने वाले हैं, सहवीर्यम करवा वह, दोनों पक्ष साथ में मिलकर हेमचंद्राचार्य के व्याकरण को अधिक तेजस्वी बनाए, अधिक सही स्वरूप में उसको आत्मसात करें। इसी अभ्यर्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं और इस विभाग को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ये कार्य निरंतर होता रहे आपके हाथों से और उसका पुण्य उपार्जन आप करते रहे। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। समारोह में ये सब बातें इसलिए जरूरी है, और जब आज इस समारोह को 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो ये एक हिस्ट्री बन जाती है। इतिहास का एक ऐसा नियम है कि कोई घटना बनने के 30 साल बाद उसे हिस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इतिहास कोने के वो आज जो घटना बनी है इसको हम इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास के साइंटिफिक होने में 30 साल लगते हैं। कोई घटना आज बनी है, वो 30 साल बाद जब कोई कहेगा कि ये सही थी या गलत थी, तो ये इतिहास कहा जाएगा। ऐसा जनरल हिस्ट्री का रूल्स है। जैसे हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, ऐसी हिस्ट्री की जो मेथोडोलॉजी है उसी में ऐसा कहा जाता है। विश्व में ये विश्व स्वीकृत समय धारणा है। तो अब इसके हम 2 हिस्से पार कर चुके हैं। 10 साल और जब जाएंगे 9 साल, तो ये हिस्ट्री के रूप में होगा। जब हम कालिदास समारोह में जाते हैं तो आज भी इसके प्रारंभ में जो संचालक होते हैं वो बड़े आदर के साथ ये कहते हैं कि यहाँ कभी उमाशंकर जोशी आया करते थे। और इस अग्रहारोह में ऐसा जब शब्द सुनते हैं हम, तो हमारे मन में एक बड़ा आनंद होता है कि कोई गुजरात का एक व्यक्ति बरसों पहले यहाँ जाता था और इसकी नोंद आज तक यहाँ पर रखी जाती है। तो ऐसे समारोह में ऐसे इतिहास को भी स्मरण कर लेना ऐसे समापन के प्रसंग में बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं कि यही यादें रह जाती है, यही यादें रह भी जाती है और यही यादें हमें यहाँ लाती भी। तो ऐसी यादें भट्ट साहब ने शेयर की है, हम इनके आभारी है। और अब इस समारोह के समापन समारोह के अध्यक्ष, और बड़ा लंबा अनुभव इनका, 80 साल से ज्यादा आयु है। मैंने फिर भी कहा कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है। कालिदास जैसे कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये भी बहुत जरूरी है कि हमने शरीर को भी अच्छी तरह से मेंटेन करें और इतना लंबा जिए। सबको जीने की इच्छा होती है, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तो इसमें किया जाता है। तो मणि भाई इसीलिए भी हमारे लिए आदर्श है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वो इस समारोह के समापन समारोह के अध्यक्ष के रूप में अपने विचार रखें। अभी सारस्वत को चालू कर
चालू कर चालू सभी सारस्वत विद्वानों को, छात्रों को मेरे प्रणाम। छात्र भी प्रणाम हो योग्य हो जाता है और सारस्वत भी, विद्वान भी प्रणाम योग्य हो जाता है। यहाँ पर चौकी साहब ने बताया कि हमारा छात्र ऐसा होना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे वृद्ध हो जाए, ज्ञान वृद्ध हो जाए। तो ज्ञान वृद्ध होने की ये हमारा कर्तव्य है, यह भी सीख हमें मिली। और 2-3 दिनों से मैं यहाँ पर आता हूँ, वर्षों से आता हूँ, और ऐसे समारोह को देख के आज भी मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि इस विभाग के सभी अध्यापकों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे समारोह की योजना करना योजक तत्र दुर्लभ ऐसा कहा जाता है। और मेरी व्यक्तिगत वेदना यहाँ पर मैं व्यक्त करूँ, तो प्रसन्नता हुई, कितनी प्रसन्नता, एक और, लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा अवसाद भी होता है। अवसाद किस बात का कि आज एक कुर्सी वहां पर खाली है। प्रतिवर्ष मेरी अर्धांगिनी यहाँ पर इस समारोह में करीब 20 वर्षों से उपस्थित रहती थी, लेकिन आज उसका अभाव है, कि मेरे लिए थोड़ा सा अवसाद का विषय है। और यहाँ पर प्रपा की कितनी बात हुई, प्रपा साहब ने बताया, गुजरात की साहित्य परिषद, तो गुजराती साहित्य परिषद का जो मुखपत्र निकलता है, प्रकाशित होता है, उसका नाम भी परब है, परब, प्रपा, प्रपा नहीं तो परब। तो ये हेमचंद्राचार्य समारोह या तो अनुष्ठानक भवन, ये एक प्रकार की प्रपा है, एक प्रकार की परब है, ज्ञान के वितरण करने की, ज्ञान का वितरण करने की। लेकिन ये प्रपा कभी पण सार्थक होती है कि जो हमें भी, छात्रों को भी, अध्यापकों को भी तृषा लगे। किसकी तृषा? ज्ञान की तृषा। ज्ञान प्राप्ति की यदि तृषा न हो तो यहाँ पर प्रपा हो या दूसरा कुछ हो, तो इसका लाभ हम नहीं ले सकते हैं। तो ज्ञान की तृषातुर होना चाहिए, तृषातुर होना चाहिए प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक अध्यापक को, और प्रत्येक हमारे प्रत्येक वृद्ध जनों को भी, सीनियर सिटीजन्स को भी। ये प्रभा के साथ ही साथ एक दूसरी बात का भी मुझे स्मरण होता है, ये भी एक आनंद का विषय है। यहाँ तो पाटन नगरी, पुरानी पाटन नगरी सरस्वती के तट पर अवस्थित है। सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है, लेकिन वो सरस्वती लुप्त हो गई। अत्र लुप्ता सरस्वती, ऐसा भी हम कहते हैं। तो ये जल की सरिता है, जल की सरस्वती है, वो यहाँ पर लुप्त हो गई है। लेकिन इस हेमचंद्राचार्य समारोह के माध्यम से प्रतिवर्ष नहीं, लेकिन सदैव सरस्वती प्रवाहित होती रहती है,
सरस्वती प्रवाहित होती रहती है। यही हमारे लिए आनंद का विषय है। और ऐसे 3 दिनों का समारोह, इसका आयोजन करना ये बड़ा मुश्किल कार्य है। हम देखते हैं कि गुजरात में आजकल गुजरात में बहुत से सेमिनार होते हैं, लेकिन सेमिनार केवल एक दिन का रहता है, केवल 1 दिन का। 10 बजे आए और 4 बजे तो पूर्ण हो गया। तो इसमें हमारी उपलब्धि क्या हो सकती है? तो आज सर्वत्र 1 दिन के परिसंवाद हो गए हैं। इसी संदर्भ में भी ये 3 दिन का समारोह जो है वो बड़ा अवकार्य है और सब कुछ देने वाली है, देने वाला है। तो ऐसा समारोह निरंतर चलता रहे, सदैव चलता रहे। कालिदास समारोह की बात भी बताई भट्ट साहब ने। तो कालिदास समारोह में हम भी जाते थे। वहां पर कालिदास हुए तो कालिदास का समारंभ 3-4 दिनों का होता है। एक हफ्ता। तो ये हेमचंद्राचार्य हमारे है ना, कालिदास भी तो हमारे है। तो कालिदास का समारोह उज्जैन में करीब 1 सप्ताह का होता है। तो इस समारंभ की अवधि भी यदि शक्य हो तो बढ़ाना चाहिए। 3-4 दिन का समारोह क्यों हो जाए, 4 दिन का समारोह है ना कालिदास समारोह की स्पर्धा में। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरा तो मैं क्या कहूँ, मैं तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में हूँ। तो अध्यक्ष को तो सिर्फ निरीक्षण करने का रहता है ना, सिर्फ निरीक्षण, सिर्फ समापन कह सकते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कहा गया कि ऐसे समारोह की समाप्ति कभी नहीं होनी चाहिए। ये राठौर जी ने बताया था ना, ऐसा समारोह निरंतर चलता रहे। ऐसा समारोह हो या तो वो क्लासरूम हो, वर्गखंड हो, तो वर्गखंड में भी ऐसा होना चाहिए। और ये भट्ट साहब ने एक नई बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि पुरानी बात है, हमारी परंपरा थी शास्त्रार्थ की। तो शास्त्रार्थ की परंपरा आजकल लुप्त हो गई है और परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान वो तेजस्वी नहीं हो सकता है। तो वाद विवाद से शास्त्रार्थ से ही ये अधीत परिपक्व होता है। अधीत परिपक्व है तो संपूर्ण बनता है, परिपूर्ण बनता है। तो ऐसा कुछ आयोजन भी होना चाहिए शास्त्रार्थ का। और ये तो जैन भूमि है, यहाँ पर जैनोलॉजी भी है, जैन ज्ञान मंदिर भी है, जैन ग्रंथ भंडार भी कितने है। पाटन में 20 से 25 ज्ञान भंडार थी प्रत्येक मोहल्ला में। पाड़ा बोलते हैं, प्रत्येक पाड़ा में एक अष्टप्रद संग्रह, अष्टप्रद भंडार, ग्रंथ भंडार, जैन भंडार रहता था। और सभी भंडारों को एकत्रित करके जैन ज्ञान मंदिर बनाया और कई अष्टप्रद वहां पर भी चली गई, एलडी इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। तो हस्तप्रद का तो बड़ा भंडार है। तो हस्तप्रद जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए है, उन हस्तप्रदों को प्रकाशित करने का भी हमारा धर्म है। फिर संस्था करे या कोई अभ्यास करे, तो सारस्वत करे, तो नए नए ग्रंथ प्रकाशित होने चाहिए, नए नए ग्रंथ प्रकाशित। और एक अभिज्ञान शाकुंतल पर हमने देखा उसका नाट्य स्वरूप, फिल्मी स्वरूप। तो अभिज्ञान शाकुंतल की समीक्षित आवृत्ति तैयार करने के लिए मुझे ख्याल है कि वो
बरसात, कश्मीर की लिपि, शारदा लिपि। शारदा लिपि, वो शारदा की खोज में निकले थे ना, यानी कि शारदा लिपि की कोई हस्तप्रत प्राप्त हो जाए तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। तो उन्होंने शारदा लिपि की हस्तप्रत खोज भी निकाली और इस प्रकार क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में उस लिपि की जो हस्तप्रत थी उसका भी सहयोग दिया और ऐसे क्रिटिकल आवृत्ति हमारे सामने आई। तो इस प्रकार ये सदैव प्रभावन यूनिवर्सिटी का तो समारोह सदैव प्रभा का स्वरूप धारण करे, सदैव सरस्वती का स्वरूप धारण करे और यहाँ पर निरंतर निरंतर इस प्रकार सरस्वती प्रवाहित होती रहे, यही एक कामना व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो श्रद्धेय हमारे विद्वज्जन, बरसात तो है ही और हाँ हमारे पुराने परिचित पुराने क्या कहूँ सखा हमारे पुराने सखा सतीर्थ्य, हैं? सतीर्थ्य, सतीर्थ हम सतीर्थ दोनों के गाइड एक थे, सतीर्थ, हाँ तब से हम मिलते हैं। हमारे पीएचडी के गाइड दोनों के एक थे डॉक्टर जयप्रकाश जयदेव शुक्ला, जयदेव शुक्ल अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में थे। तो उनके अंडर में उनके मार्गदर्शन में हमने दोनों ने पीएचडी किया है ना। तो ये सतीर्थ वो है, सतीर्थ वो थे। तो ये भी एक गोत्र बन गया समागम तीर्थम जयो, दोनों का तीर्थ एक ही है। और इस समारोह का एक विशेष आकर्षण ये 2 व्याख्यान माला है। और इस वर्ष एक व्याख्यान माला में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने व्याख्यान दिया, तपस्वी नांदी साहब की दूसरी व्याख्यान माला में, और मेरे नाम की भी एक नाग व्याख्यान माला यहाँ पर चल रही है। और उसके वक्ता विद्वान वक्ता सारस्वत पुरुष, सरस्वती पुरुष है ना, उन्होंने कितना सुंदर इस प्रकार प्रवचन दिया, वक्ता दिया, व्याख्यान दिया। व्याख्यान की उन्होंने व्याख्या भी की थी तो व्याख्यान का होता है। तो ये दोनों व्याख्यान विस्तृत रूप से प्रभा के इस वर्ष के अंक में छपे हुए हैं। ये भी एक नया स्वरूप है प्रभा का एक नया स्वरूप। ये दोनों व्याख्यान मालाएं के विषय, उनके प्रवचन, व्याख्यान इत्यादि ये दोनों यहाँ पर छपे रहते हैं। इस वर्ष से इसका आरंभ हुआ है, ये भी अभिनंदनीय है। और ऐसा समारोह जो प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, इसके लिए सभी आयोजक राठवा साहब, दिलीप भाई पटेल साहब, वैशाली, सपना है ना इत्यादि को मैं प्रणाम करता हूँ ना, सभी को प्रणाम करता हूँ, छात्रों को भी प्रणाम करता हूँ। और इतना आपके प्रणाम नहीं, आपके प्रणाम नहीं, आपके प्रणाम नहीं, आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और आपका यह आशीर्वाद हमें प्रतिवर्ष मिलता रहता है। आपके जीवन में आई हुई जो घटना है उसी से हम भी सब संवेदनशील है, लेकिन ये भी कुदरत का नियम है, इसे हमें दुखी भाव से भी स्वीकार करना है। इस समारोह में अब आखिरी दौर में है जहां हमें सबका साधुवाद धन्यवाद करना है। तो शुरुआत तो इस यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार, सारे वहीवटी स्टाफ जो है वो इनका तो हो ही है, लेकिन भोपाल से कई सालों से हम जिनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते थे, ऐसे विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ जी आए और इनको लाने में अहम भूमिका प्रोफेसर भट्ट साहब ने अदा की है। तो
हम इनके बहुत आभारी हैं, न केवल राधा वल्लभ जी को लाने के लिए, लेकिन भट्ट साहब ने तो और भी सारे आयोजनों में बहुत बारीकाई से हमारा मार्गदर्शन किया। कमलेश भाई चौकसी साहब भी यहाँ पर आए, अपना व्याख्यान दिया। कल शाम को, रात को छात्रों के साथ भी एक लंबी, इनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने कष्ट उठाया। ऐसे प्रजापति साहब की भी आप देखते हैं कि आयु कितनी बड़ी हुई है। इनके साथ इनके पुत्र भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपना समय निकाला, सुनील बेबी साथ लेके आए। तो ये छोटे छोटे प्रयास से सेमिनार बनता है। कोई एक व्यक्ति से थोड़ा कोई बन जाता है, मैं अकेला बनूं कि मैं सेमिनार कर दूंगा, तो कैसे हो सकता है? सबका कुछ न कुछ योगदान होता है। आप जब साथ यहाँ पर आके बैठे हैं, ये सबसे बड़ा योगदान है आज के समय में। समझे? काम करने के लिए तो कुछ थाक नहीं लगता है, आयोजन तो चलते ही रहते हैं, इसमें कुछ नहीं, लेकिन आपका योगदान भी बड़ा है कि आपने यहाँ धैर्य से बैठे हैं और डिसिप्लिन से भी बैठे हैं। इसकी भी हम नोट लेते हैं। कई बार क्या है कि चालू लेक्चर में आना जाना ऐसा करते हैं, वो शोभा नहीं देता। वो हमारी पूरी संस्था के, हमारी डिपार्टमेंट की, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन इसकी वो नोट डाउन होता है। तो ऐसा भी आपने नहीं किया। इमरजेंसी किसी को जाना पड़ा, वो सही बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बड़े संयम से 3 दिन तक इस समारोह में सभी व्याख्यानों को सुना है, तो आपको भी साधुवाद है। टाटा साहब हमें पूरे आयोजन के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो हम 4 लोग जो हैं वो बुल भाई हो, सपना हो, वैशाली हो, और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के वो लालो हो या राजू भाई हो या नारायण भाई हो, सब लोग बेचारा जिसको जो भी काम बोला वो सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। पांडिचेरी से टी गणेश जी भी इतना लंबी यात्रा करके आए, BHU से वो भाई भी आए, ऐसे कई लोग भी आए। इन सभी का हम धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे इस प्रयास को पुष्ट करने की में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और हम इनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप तो आइए, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि आप यहाँ पर आइए। सर ने बोला, प्रजापति सर ने, कि सेमिनार तो होते हैं 2020 मैच जैसे, लेकिन ये टेस्ट मैच जैसा है। यहाँ पर जो सेमिनार की मूलभूत अवधारणा है, इसी अवधारणा को हमने बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की है। भट्ट साहब, चौकसी साहब के, प्रजापति साहब जैसे लोगों का आशीर्वाद भी रहा है। हम विचलित होना भी चाहे तो होने भी नहीं देंगे, और होना भी नहीं है। तो ये अवधारणा जो हमने बनाई है कि सेमिनार किसके लिए हो, ये सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए या बायोडेटा बड़ा करने के लिए या करियर एडवांसमेंट का प्रमोशन लेने के लिए ना हो। सचमुच में इसका जो उद्देश्य है, ज्ञान का वर्धन करना, समाज तक बात पहुंचाना, बड़े मास्क में नहीं, छोटे भी संख्या भी हो, लेकिन उद्देश्य है वहीं से हमें डगना नहीं है। हमें अपने कदम पे वही मक्कमता के साथ आगे बढ़ना है। और सर ने ये भी बात कही कि ये 3 दिन का भी विस्तार हो, इसका परामर्शन भी कल रात में चौकसी साहब और भट्ट साहब से साथ कर रहा था कि इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसको और बड़ा बनाया जाए। वो हमारे दिमाग में है, तो वो इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। कुछ बातें जाहिर रूप में जब तक ना हो जाए तब कौटिल्य कहते हैं कि इसे गुप्त रखना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं कहते हैं। लेकिन प्रयास होगा, जब सफलता मिल जाएगी तो हम आपको, लेकिन हमारा प्रयास है, आप सब प्रार्थना कीजिए कि इसमें हमें सफलता मिले। और आप लोग ये संकल्प करें कि आप तो आए अगले साल, जो नए छात्र है वो शोध पत्र के साथ आए, अपना प्रयास करें। आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक ऐसा सेशन छोटा सा रखवाऊंगा जिसमें आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पर आइए, तभी ये समारोह की सफलता होगी। जो स्टेक होल्डर है, जो इस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आएंगे, ये समारोह तभी पूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप तो आइए, शोध पत्र के साथ आइए, और जो दूसरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ न कुछ इनके कारण है, इन लोगों को भी आप एम्बेसडर बनिए और ये संकल्प लेके जाइए कि आप और एक अधिक लोग को, ज्यादा नहीं, 10 लोग नहीं, आप एक अधिक, और वो भी अधिकारी,
ऐसा नहीं कि दोस्त था तो पकड़ के लेके आए गए। आप एक अधिकारी व्यक्ति को ढूंढेंगे, अध्यापक है तो अपने साथी अध्यापक को ढूंढेगा, शोध छात्र है तो इसी को, विद्यार्थी है एमए का तो इसी को, कम से कम एक व्यक्ति, एक वो भी अधिकारी व्यक्ति को इस समारोह के साथ जोड़े, ऐसा हम संकल्प लेंगे तो हम आपके और ज्यादा आभारी हैं। इसी के साथ इस समारोह को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आने वाले अगले साल 2025 में फिर से हम यही हेम समारोह में मिलेंगे। तब तक सभी को साधुवाद। और कुछ भी असुविधा हो, हमें पूरा ध्यान रखा है कि असुविधा ना हो, फिर भी रह जाती है तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थते हैं। और सभी के चरणों में, जो गुरुजन हैं इनके चरणों में वंदन करते हैं। जो छात्र है इसे स्नेहवश शुभेच्छा प्रदान करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। मेरा प्रदीप।